हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेसन 5 कर रहे हैं आजकल नोमैडिक एम्पायर यायावर साम्राज्य, जिसका आज हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 4 पार्ट में पढ़ा कि किस तरीके से मध्य एशिया में नोमैडिक एम्पायर यानी कि यायावर साम्राज्य की स्थापना रखी गई थी। मंगोलों का जो हेड था, दैट इज़ जो उसका फाउंडर था मंगोल साम्राज्य का, उसका नाम चंगेज़ खान था। हमने 4 पार्ट्स में चंगेज़ खान के अचीवमेंट्स और उसके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं कि चंगेज़ खान के जो डिसेंडेंट्स थे, यानी जो उसके वंशज थे, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी। बेटे, चंगेज़ खान चाहे कितना भी जालिम था, उसके जो सक्सेसर थे वो भी जालिम ही थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने सभी धर्मों और सभी जो था जातियों को उन्होंने पूरी इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने उन्हें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी रखा था और उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में भी जो था रिक्रूट किया था। इसके बाद हम फिर से कहेंगे कि उसका शासन बहुत जातीय था, मल्टी एथनिक था, मल्टी लिंगुअल था और मल्टी रिलीजियस था, यानी कि उसके शासन में जो थे डिफरेंट जातियों, भाषाओं और धर्मों के लोग जो थे वो शामिल थे। साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बटे हुए लोगों का एक जो था, इन्होंने अपना कन्फेडरेशन यानी परिसंघ भी बनाया था। इसके बाद इन्होंने इसमें डिफरेंट मतों और आस्था वाले लोगों को शामिल किया। वैसे तो मंगोल शासक स्वयं भी डिफरेंट धर्मों के थे, विश्वास रखते थे, जैसे शमन, बौद्ध, ईसाई, लेकिन वो इस्लाम को मानने वाले थे अंत में। तो लेकिन उन्होंने अपनी जो सार्वजनिक नीतियाँ थी उनके ऊपर उन्होंने कभी भी जो था अपने पर्सनल व्यूज़ और पब्लिक पॉलिसीज़ पर उन्होंने कभी भी नहीं थोपी थी। ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि चंगेज़ खान की अलोकप्रियता के क्या कारण थे। हमने पार्ट 4 में देखा था कि किस तरीके से चंगेज़ खान ने कितने ब्रिचुअलिटी से उसने चाइना के लोगों को ख़त्म किया था। तो वो बहुत बर्बर। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि चंगेज़ खान क्यों लोकप्रिय नहीं हो सका था। हालांकि वो अपने मंगोलों में बहुत लोकप्रिय था, उसे महान समझते थे मंगोल लोग, लेकिन अगर हम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसको एक जो है ख़तरनाक जो है, हम उसको राजा मानते हैं। तो उसकी अनपॉपुलैरिटी के क्या कॉजेज़ थे। सबसे पहले चंगेज़ खान वाज ए रॉबर, वो एक लुटेरा था। ही डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़, उसने सैकड़ों नगरों को जो था तबाह कर दिया था। जहाँ भी जाता था वो लूट के पर्पस से जाता था और लूट कर आता था और नगरों को अपने पीछे बर्बाद करता चला आता था। सेकंड था कि चंगेज़ खान एक लुटेरे के साथ साथ हथियारा भी था, यानी कि वो रॉबर तो था ही, साथ में वो एक मर्डरर भी था। उसने हज़ारों स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हमने पार्ट 4 में देखा था कि निशापुर का जो सेज था, उसका जो घेरा था, जब निशापुर शहर को पूरी तरह से घेर लिया गया था तो उसने ये ऑर्डर दिया था कि इस शहर को इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर दो कि इसके ऊपर हम हल चला सकें, और जितने भी कुत्ते बिल्लियां हैं इवन उनको भी जो है मार दो, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दो। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि वो कितना बर्बर था। इसके बाद उसने अपने कबीले पर तलवार के बल पर शासन किया। ही रूल्ड हिज ट्राइब ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड। उसने जो भी उसके अगेंस्ट कोई जाता था तो वो उसको मार देता था, तो इसलिए सब उससे डरते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि 13th सेंचुरी में जो यायावर और वहाँ के जो स्थायी समुदाय थे, उनके बीच में विरोध जब कम हुआ था तो उसका कृषि पर क्या असर जो था वो पड़ा था। यानी कि यायावर तो वही थे जो घूमते रहते थे, नोमैडिक ग्रुप्स थे, खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। और स्थायी समुदाय थे, परमानेंट कम्युनिटीज़ थी जो एक ही जगह पर टिक कर जो थे वो रहते थे। तो कहते हैं पहले तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा विरोध था।
अपोजिशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में जो था ये विरोध कम होता गया और इसकी वजह से कृषि जो थी वो प्रोग्रेस की तरफ चल पड़ी। तो हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल कि किस तरीके से 13th सेंचुरी में मंगोल साम्राज्य में यायावर और स्थायी समुदायों के बीच विरोध कम होने लगा, इससे कृषि को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो जब 1230 चल रहा था उसके दशक में, दशक का मतलब होता है 10 साल, डिगेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो 1230 से 40 के बीच के 10 साल। तो कहते हैं इस दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन शहर को जीत लिया था, तब मंगोल सेनाओं का एक क्रुद्ध वर्ग था, मतलब बहुत गुस्से वाला था, जालिम वर्ग था। उसने ये कहा था कि यहाँ के यानी नॉर्थ चाइना के सभी किसानों को जो है मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी जो एग्रीकल्चर है वो भूमि को जो है चारागाह में बदल दिया जाए। ठीक है, लेकिन 1270 के दशक में जब शुंग वंश की पराजय हुई, तब दक्षिण चीन जब मंगोल साम्राज्य को मिला, तब चंगेज़ खान के पोते कुबलाई खान ने यह कहा था कि किसानों और नगरों को कोई भी नष्ट नहीं करेगा। इस तरीके से वो उनके रक्षक के रूप में सामने आया था। ठीक है, इसी प्रकार 1290 के दशक में जब मंगोल ईरान का युद्ध हुआ और मंगोल जो थे वो जीत गए थे, तब गज़न खान ने अपने परिवार के सदस्यों और सेना को ये ऑर्डर दिया था कि वे किसानों को ना लूटें। एक बार उसने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि अगर हम किसानों को परेशान करेंगे तो उस राज्य में कभी भी जो है समृद्धि नहीं आ सकेगी। तो देखो उसके व्यूज़ कितने अच्छे थे। तो उसने चंगेज़ खान के पोते कुबलाई खान ने कहा था कि किसी को भी नहीं मारना, स्पेशली किसानों को तो बिल्कुल ही नहीं मारना। इसके बाद देखते हैं कि मंगोल शासन में विजित राज्यों के नागरिक प्रशासकों की क्या भूमिका थी। नागरिक प्रशासन कौन होते हैं? जिन्हें हम इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जो कि सारे शासन को देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि मंगोल प्रशासन में इनकी क्या रोल था। बेटे मंगोलों ने चंगेज़ खान के शासनकाल में विभिन्न राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती किया था। यानी कि जब भी ये कोई नई एरिया को कॉन्कर करते थे तो उसमें कोई पर्सनालिटीज़ ऐसे थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनको वो अपने यहाँ जो थे वो भर्ती कर लेते थे और उन्हें कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता था। इस तरह उन्होंने दूर राज्यों के ऊपर कंट्रोल करने में इनको बड़ी हेल्प मिली थी। इससे खाना बदोशों द्वारा की जाने वाली लूट मार में भी कमी आई, क्योंकि अब ये डिसेंट बनते जा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने जो पहले लोगों को लूट लेते थे वो अब उस चीज़ में कमी आई। मंगोल शासकों का इन प्रशासकों पर तब तक जो था फेद बनी रहती थी जब तक कि वे अपने स्वामी के लिए कर इकट्ठा करते रहते थे। यानी मंगोल शासक इन एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। तो जब तक वो राजा को टैक्स देते रहते थे तो वो उनके विश्वसनीय बने रहते थे। इनमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत ही ज़्यादा जो थे उन्होंने बहुत अपना इम्पैक्ट छोड़ा था। वो कैसे? उदाहरण के लिए 1230 के दशक में चीनी मंत्री लू जुत्सई ने ओगोदोई को लूटने की प्रवृत्ति को बदल दिया था। उसने ओगोदोई को ये समझाया था कि केवल जो है लूटने से जो है हम लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते, इसलिए उसने कहा था कि वो ये काम जो है वो छोड़ दे। ठीक है, इसी प्रकार से जुवैनी परिवार ने भी ईरान में इसी तरह की भूमिका निभाई थी। गज़न खान ने जब ये भाषण दिया था कि अगर हम किसानों को सेव नहीं कर सकते तो उस देश में कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो वज़ीर रशीदुद्दीन ने एक लेक्चर तैयार किया था और उसमें सभी किसान वर्गों को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। ठीक है, तो ये आपने आज का टॉपिक करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।